हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला, और हम लोग हाजिर हैं एक और पॉडकास्ट के साथ। और जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि हम लोग फैंग कंपनीज की प्रिपरेशन के लिए कुछ अमेजिंग आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में रोहित के साथ पिछली पॉडकास्ट को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, जिसमें गूगल की कंप्लीट इंटरव्यू, पूरी रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो कैसी होती है उसकी जानकारी आपको दी गई। उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक में, और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं रोहित वर्मा। वेलकम रोहित। थैंक यू सर, थैंक यू इनवाइटिंग मी। तो रोहित, फेसबुक में भी आप काम कर चुके हैं, और फेसबुक लंदन में आपकी पोस्टिंग थी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जी। जानना चाहते हैं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में फेसबुक की स्टैंडिंग क्या है वर्ल्ड में। जितनी कंपनीज, हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, एक एम्प्लॉय की बिल्कुल। दृष्टि, एक कैंडिडेट की दृष्टि से कि वो फेसबुक को अपना करियर के रूप में चुनना चाहता है, तो क्या स्टैंडिंग आपको लगती है? जैसे हमने गूगल की बात करी थी, गूगल बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत सारे लोगों को उसका वर्क कल्चर बहुत पसंद है। शायद फेसबुक के बारे में उतना उतना जानते नहीं हैं लोग जितना कि गूगल के बारे में लोगों ने सुन रखा है। तो एक बार थोड़ा सा आप उसका इंट्रो दीजिए, फिर हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। जी सर। सर, फेसबुक का भी टेक के मामले में अगर अब बोला जाए कि कितना अच्छा टेक के लेवल पे कितना अच्छा काम होता है, प्रोडक्ट्स की हम बाद में बात कर सकते हैं, बट टेक लेवल पे कितना अच्छा काम होता है, तो फेसबुक में भी काम गूगल के जितना ही अच्छा होता है। अगर काम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि टेक्निकली काम कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि फेसबुक के पास भी स्केल बहुत बड़ा है। फेसबुक में अगर आप देखें, रिसेंट में हमने एनालिसिस किया था फेसबुक में, तो अराउंड 3 बिलियन यूजर्स हैं फेसबुक के अकेले। 3 बिलियन। और व्हाट्सएप के सिमिलरली इससे ज्यादा व्हाट्सएप के यूजर्स हैं। फिर अभी ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन यूजर्स हैं आपके इंस्टाग्राम के। और इंस्टाग्राम पे यूजर्स कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहे हैं। तो देखें तो ये तीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने जायंट, इतने बड़े हैं, तो आपको ऑल जितने भी लार्ज स्केल सिस्टम की अपॉर्चुनिटीज है वो आपको मिल जाती है फेसबुक में, बहुत बहुत बड़े स्केल पे काम करने की। प्लस फेसबुक का भी वर्क कल्चर बहुत फन था। बहुत गूगल से काफी चीजें सिमिलर हैं। अगर वर्क कल्चर की हम बात करें, जिस तरह के पर्क्स मिलते हैं आपको, वो भी काफी सिमिलर है। तो ये दोनों कंपनीज जो हैं, मेरे हिसाब से मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो दोनों कंपनीज के बीच में कंपीटिंग ऑफर रखते थे कि गूगल जाए कि फेसबुक जाए, क्योंकि दोनों के सैलरी स्ट्रक्चर काफी कॉम्पिटिटिव है एक दूसरे के against। और मेरे को काफी लोग याद है कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने फेसबुक चुना, बिकॉज फेसबुक कई बार पैसे गूगल से भी ज्यादा पैसे दे देती है कई बार। अच्छा। तो वो- हाँ, तो क्योंकि अगर आपका कंपीटिंग ऑफर है तो इन दोनों कंपनीज के बीच में ऐसा चलता रहता है कई बार। जैसे फेसबुक को लोग जानते हैं, फेसबुक का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मेनली, क्योंकि इंस्टाग्राम राइट। बाद में एक्वायर हुआ, व्हाट्सएप बाद में एक्वायर हुआ, तो हम ये देखते हैं कि फेसबुक को आजकल कई लोग बोलते हैं हम कम यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल। इंस्टाग्राम को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिक रेवेन्यू सोर्स फेसबुक का क्या है? फेसबुक का आज भी बेसिक रेवेन्यू सोर्स फेसबुक ही है। अच्छा। बहुत सरप्राइज लगेगा, क्योंकि फेसबुक जब फेसबुक ने फेसबुक बनाया था, उस समय फेसबुक के साथ उन लोगों ने एक फेसबुक का एड प्लेटफॉर्म भी बनाया था, जहां पे आप फेसबुक पे एड्स रन कर सकते हैं। मतलब हम्म। आप ads.facebook.com पे जाएंगे, तो वहां पे आप किसी भी तरह का एड रन कर सकते हैं। और अगर सर आपने कभी एड रन करे हो, तो काफी एक्सपेंसिव है वो एड्स रन करना उस पे, मतलब काफी ज्यादा वो चार्ज करते हैं। और वो आपने उस पे मान लो 1 लाख रुपए डाल दिए, वो आपसे बोल देगा कि हमने आपके पोस्ट जो है इतने लोगों को दिखा दिए, आपके 1 लाख रुपए खर्च हो गए। तो वो मेजर सोर्स है फेसबुक की इनकम का। अब हुआ क्या कि वो ही प्लेटफॉर्म वो लोग यूज करते हैं फॉर रनिंग इंस्टाग्राम एड्स, फॉर रनिंग व्हाट्सएप ऐप। मतलब वही फेसबुक ने जो इनिशियली जो एड्स प्लेटफॉर्म बनाया था, उसी एड प्लेटफॉर्म को उन लोगों ने एक्सटेंड कर दिया कि हम इसी एड प्लेटफॉर्म से आप फेसबुक पे भी एड रन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी रन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी रन कर सकते हो। और वो ही फेसबुक का अराउंड 70% और 80% रेवेन्यू सोर्स वही है फेसबुक का, हम्म। एड्स। मेरे ख्याल से ये आपको दोनों अपनी। कंपनीज में ये कॉमन बात है
कि एडवर्टीजमेंट बिल से सबसे ज़्यादा कमाती हैं दोनों कंपनीज, गूगल भी और फेसबुक भी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, दोनों और नहीं और करते। कितनी मज़ेदार बात है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम एक्चुअल में जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं जनता को, और वो जनता बिल्कुल, ही प्रोडक्ट बन जाएगी और बिल्कुल, उसी से पैसा कमाएंगे। और इतनी बड़ी जाइंट कंपनीज हैं दोनों, इतने अच्छे ऑफर्स देती हैं, अच्छे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स को इन्होंने हायर करके रखा हुआ है। दिस इज़ अमेजिंग। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चलिए हम लोग अब डायरेक्ट जंप करते हैं कि फेसबुक की रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, बिकॉज यूजुअली क्या है ना कि यहाँ पे कई सारे सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर फेसबुक कंपनी कैंपस के लिए नहीं आती है। मतलब मैक्सिमम कॉलेजेस हाँ, हैं जहाँ पर नहीं आती है, बहुत गिने चुने कम। नहीं ज़्यादातर नहीं आती है बिकॉज़ उनका इंडिया में ऑफ़िस नहीं है, इसलिए। डेवलपमेंट ऑफ़िस नहीं है इंडिया में। ओके, ओके। तो इंडिया में मतलब फेसबुक का अगर डेवलपमेंट ऑफिस नहीं है तो डेवलपमेंट रोल के लिए अगर किसी की जॉब लगेगी तो वो सीधे फॉरेन ही जाएगा। फ़ॉरेन ही जाएगा बिल्कुल। या तो वो लंदन जाएगा, या सिंगापुर जाएगा, या यूएस जाएगा। मोस्टली 3 कंपनीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है। और भी है, और भी ऑप्शंस है। आप फेसबुक आयरलैंड भी ज्वाइन कर सकते हैं, और भी काफ़ी लोकेशंस में फेसबुक है। बट मोस्टली ये 3 कंट्रीज़ में जहाँ पे मैंने ज़्यादातर लोगों को जाते हुए देखा है। तो अगर आप फेसबुक में जाते हैं, आपको जॉब ऑफर मिलता है, तो इन्हीं 3 कंट्रीज़ में से कहीं आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब किसी को अप्लाई करना है बिल्कुल। तो वो कैसे अप्लाई करेगा? लिंक्डइन बहुत अच्छा सोर्स है अगेन, इसके लिए भी, फेसबुक के लिए भी। लिंक्डइन पे फेसबुक के रिक्रूटर्स आप ढूंढ सकते हैं, कि जिनके टाइटल में लिखा हो कि टेक्निकल रिक्रूटर एट फेसबुक। ऐसे लोगों को आप ढूंढ सकते हैं, और उनको एक अच्छा सा मैसेज ड्राफ्ट करके कि मैंने देखा आपका पोस्ट कि देयर इज अ ओपनिंग इन फेसबुक, और मैं इस ओपनिंग के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। आई थिंक कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफी रिलेवेंट है इस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। आपको इस तरीके से फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी थोड़ी सी चीजें। तो तो ये आप अच्छे जॉब से उनको डिस्क्रिप्शन मैसेज। हम लिंक्डइन पे ही देख सकते हैं या और भी सोर्सेज हैं? हाँ, फेसबुक का करियर पेज भी है। आप करियर पेज पे जाके आप जॉब सर्च कर सकते हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। तो फेसबुक में भी वही, आपको लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फेसबुक में लेवल्स होते हैं E3, E4, E5, E6, ये इंजीनियरिंग के लेवल्स हैं। ई का मतलब इंजीनियर होता है वहाँ पे, और E3 मतलब आप अगर फ्रेशर हो या 1 साल का ही एक्सपीरियंस है, तो आप E3 के लिए अप्लाई करना चाहिए आपको। आपको अगर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको 4 साल, 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो आपको E4 के लिए अप्लाई करना चाहिए। उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप E5 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके अंदर भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये सीनियर रोल्स को मैं हैंडल कर सकता हूँ, या मैं इनके इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है, बिकॉज़ दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत जीनियस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जो 3 साल में भी E5 बन गए हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर भी। तो आप उस हिसाब से इन रोल्स के लिए आप अप्लाई करिए। आप फ़िल्टर्स आप डाल सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। फ़ेसबुक का जो करियर पेज है, वहाँ पे फ़िल्टर डाल सकते हैं कि मैं इस लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे आपका मन है, आप लंदन जाके काम करना चाहते हैं, तो आप लंदन उसमें लोकेशन सेलेक्ट करिए, और फिर अपना लेवल सेलेक्ट करिए कि मुझे लगता है मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं E4 के लिए एलिजिबल हूँ। तो E4 आपने वहाँ पे फ़िल्टर डाल दिया, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आप फ़िल्टर डाल दीजिए। आपकी जितनी भी जॉब्स होंगी वो लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। ओके। उनमें से आप देखिए, किसी में लिखा होगा कि यहाँ पे प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है कि आप सी प्लस प्लस जानते हो तो बेटर होगा, ऐसा कहीं कहीं पे। ये कोई कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं होती है, प्रेफर्ड होती है। तो एक होती है कुछ कंपलसरी क्वालिफिकेशन। कंपलसरी क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में आपको हमेशा डीएसए ही मिलेगा, कि डेटा वेरी गुड विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, और हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम डिजाइन। आपको यही कॉमन मिलेगा अक्रॉस ऑल द जॉब डिस्क्रिप्शन। प्रेफर्ड वाले में कई बार लिखा रहता है कि वी वुड प्रेफर इफ ही इज अ गुड सी प्लस प्लस डेवलपर, बट वो कंपलसरी नहीं है। तो इस तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन, तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन से पढ़ो अच्छे से। बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन, वहां पे रिक्रूटर का भी कई बार इंफॉर्मेशन दी होती है, तो आप रिक्रूटर को रीच आउट कर सकते हो। आप करियर पेज पे भी अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हो, वहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। करियर पेज पे अप्लाई करने से एक जो अजीब सी फीलिंग आती है कि मैंने कहीं पे डाल दिया, मेरा रिज्यूमे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसका क्या हुआ, थोड़ा सा वैसी एंजाइटी रहती है बच्चों के अंदर। तो वो कई बार सोचते हैं कि यार कोई पर्सन हो वो हमें बात कर ले। तो इसलिए मेरे को लगता है कि आप रिक्रूटर को रीच आउट करो, अगर उनका रिस्पॉन्स आता है तो अच्छी बात है। आपको रिस्पॉन्स आएगा तो आपको एक फीलिंग आएगी कि हाँ, मेरा कुछ प्रोसेस चल रहा है, कुछ कुछ आगे हो रहा है। तो उनको भी आप रीच आउट कर सकते हो।
तो आपका एक तरीका हो गया करियर्स पेज पे अप्लाई करने का, दूसरा तरीका हो गया आपका रिक्रूटर्स को रीच आउट करने का, तीसरा तरीका हो जाता है आप जो लोग अभी काम कर रहे हैं उन्हीं रोल्स में आप उन लोगों को सीधे लिंक्डइन पे मैसेजेस कर सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ रेफरल, और आप मेरे को रेफर कर सकते हैं फेसबुक में बिकॉज अभी हायरिंग चल रही है। इस तरीके से आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं। चौथा तरीका होता है कि रिक्रूटर ही आपको रीच आउट करता है, और ये भी बहुत होता है। लोगों की एक बार प्रोफाइल्स अच्छी हो जाएंगी लिंक्डइन पे, तो उसके बाद में ये भी होता है कि रिक्रूटर खुद भी रीच आउट करते हैं। जैसे मेरे साथ यही हुआ था कि रिक्रूटर का मेरे पास मैसेज आया हुआ था, 2-3 बार मैसेज आया हुआ है कि फेसबुक में वी आर हायरिंग और इस रोल के लिए वे हायर कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप अपना रिज्यूमे हमें सेंड कर दीजिए। बट जब मैंने फेसबुक ज्वाइन किया था तब मैंने रेफरल मांगा था मेरे फ्रेंड से। मेरे पहचान में एक थे जो फेसबुक में ऑलरेडी काम कर रहे थे, उनसे मैंने रेफरल मांगा था कि कैन यू गिव मी रेफरल, तो उन्होंने फेसबुक में रेफर किया था। और रेफरल में ये होता है कि थोड़ा प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा सीरियसली स्टार्ट होता है, थोड़ी एडिशनल प्रायोरिटी दी जाती है रेफरल्स को। ये हर कंपनी में होता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आएगी कि सबसे इजी उन्हें तरीका यही लगेगा कि जो फेसबुक में काम कर रहे हैं उन लोगों को सर्च किया जाए लिंक्डइन पे, और उसके बाद उनको अप्रोच किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक और चीज़ सीखने की ज़रूरत है, जो डेफिनेटली हम लोग एक सेपरेट पॉडकास्ट में कवर करेंगे, कि लिंक्डइन पे आपको कैसे अपना प्रोफाइल बनाना चाहिए और कैसे किसी को अप्रोच करना चाहिए रेफरल्स के लिए। बिकॉज होता ये है कि कई बार हम बहुत ही रॉ तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, जो कि बहुत ही गलत अनप्रोफेशनल वे होता है बात करने का। बिल्कुल, और कई सारे स्टूडेंट्स जो एकदम फ्रेशर होते हैं वो चांस लेते हैं कि चलो करके देखते हैं रिप्लाई आता है कि नहीं आता, रिस्पांस आता है कि नहीं आता, और वहाँ एक्चुअल में एक जेन्युइन बंदा बैठा हुआ है जो आपके मैसेजेस पढ़ेगा, तो उसके लिए वो इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए। तो कुछ एटिकेट्स यहाँ पर होने चाहिए, और डेफिनेटली हम लोग बिल्कुल, इसके बारे में भी सिखाएंगे अपने आगे की पॉडकास्ट में। तो जो लोग ये बातें समझ चुके हैं वो आगे की इस पॉडकास्ट का भी थोड़ा वेट करिए, जल्दी वो पॉडकास्ट भी आएगी। लिंक्डइन पे कैसे प्रोफाइल बनाना है और कैसे लोगों को रीच आउट करना है। बट आपने जो 2-3 तरीके बताए, एक हम करियर पेज पे गए, वहाँ से हमने जॉब डिस्क्रिप्शन हमें मिल गई, वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बिल्कुल, हमने लिंक्डइन पे गए, यहाँ पे भी जॉब ओपनिंग्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हम रिक्रूटर को डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं। तीसरा तरीका हमको ये समझ में आया कि हम रेफरल के थ्रू भी पा सकते हैं। चौथा तरीका ये हो सकता है कि वो खुद हमारी प्रोफाइल में इंटरेस्ट हो जाए। तो ये 4 तरीके मोटे बिल्कुल, मोटे तौर पे हमको समझ में आ रहे हैं कि ये 4 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों ने बिल्कुल, अप्लाई कर दिया, और अप्लाई बिल्कुल, करने के बाद कुछ की पॉइंट्स होंगे जिसको देखकर डेफिनेटली वो रिजेक्ट कर देंगे, और कुछ की पॉइंट्स होंगे जिनको देखकर डेफिनेटली शायद वो हमको सेलेक्ट कर लेंगे कि इंटरव्यू प्रोसेस अब बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल, जल्दी से हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे एक दो की पॉइंट नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। तो तो फर्स्ट थिंग जो आप भेजोगे उनको रिज्यूमे भेजोगे, तो आपका रिज्यूमे देख के ही वो डिसाइड करेंगे कि आपको आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि नहीं जाना है। अगर आपने रिज्यूमे में ऐसी चीजें लिख रखी है कि शुरू में अपना लिख रखा है कि आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वेरी मोटिवेटेड, और इस तरह की बड़ी कोट्स लिख रखे हैं आपने, मोटिवेशनल कोट्स लिख रखे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, रेदर देन कि क्या स्किल्स है आपकी। आप बस ये बता रहे हो कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, बहुत ऑनेस्ट हूँ, और प्रोजेक्ट के नाम पे कुछ है नहीं आपके पास। उसके बाद में आपने अपने कॉलेज में मान लो स्कूल में आपने 10-12 क्लास में 95% लाए होंगे, आप आपने वो चीजें लिख रखी है, 95% इन टेंथ। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, और बस यही है आपके रेज्यूमे में, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं आपके रेज्यूमे में कि स्किल वाइज, कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेबल क्या है आपके प्रोफाइल, आपके आपके रेज्यूमे में। अगर वो ही नहीं है तो स्ट्रेट अवे जाएंगे। तो एक तो ये चीज है। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, तो फेसबुक और गूगल दोनों ही कंपनी में आपका इम्पैक्ट मैटर करता है कि आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया अपने पिछले वर्क में। तो या तो आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है, और आप वर्क एक्सपीरियंस के बारे सबसे पहले सबसे ऊपर आपका वर्क एक्सपीरियंस आना चाहिए, सबसे पहली चीज। रिक्रूटर की नजर सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस में पड़नी चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस में आप सिर्फ ये मत लिख दीजिए कि मैंने यहाँ पे ये काम किया था और ये सर्विस बिल्ड करी थी। आप उसमें इम्पैक्ट बताइए कि आपने इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया। आप बोल सकते हैं कि मैंने एक सर्विस बनाई जिसको 10,000 लोग यूज करते थे साइमल्टेनियसली,
और उस सर्विस की पहले लेटेंसी हुआ करती थी इतने मिलीसेकंड, और मैंने जो प्रोजेक्ट किया उससे मैं इसको रिड्यूस कर पाया टू दिस मच मिलीसेकंड बाय यूजिंग डेटाबेस इंडेक्सिंग, क्योंकि डेटाबेस स्लो था। मैंने ये काम किया वहां पे। इस तरह के काम को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो हम तो दो ये लाइन में, तीन लाइन में उसको ऐसे समराइज करें जिसमें टेक्नोलॉजिकल की पॉइंट्स भी आ जाएं जो हमने चैलेंजेस फेस करे, जिसको हमने रिजॉल्व किया, और उस प्रोजेक्ट का बिल, क्या ओवरऑल इम्पैक्ट रहा, वो ग्लोरीफाई कर सके। बिल, ऐसा दो चार लाइन में लिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके। तो ये कुछ मोटा मोटी पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब भी हम अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करें। तो आपको रिज्यूमे, आपको किसी प्रोफेशनल से, कई बार अगर आपको आइडिया नहीं है कैसे बनाते हैं, तो प्रोफेशनल से आपको हेल्प लेनी चाहिए। आपको रिज्यूमे सही होना चाहिए आपका, क्योंकि वही पहली चीज है जो स्कैन होगी हम्म। रिक्रूटर के द्वारा। तो वो चीज बहुत आपकी सही होनी चाहिए, उससे काफी फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल से रोहित, इस पर भी एक पॉडकास्ट बनती है, क्योंकि रिज्यूम बनाना ये एक आर्ट है। क्योंकि आप में बिल्कुल बहुत अच्छी स्किल सेट है, लेकिन आप उसको अच्छे से शोकेस नहीं कर पा रहे हो अपने रिज्यूम में। बिकॉज आपसे पहले तो रिज्यूम आपको रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्रूटर के पास पहुंच रहा है, और उसी के बेसिस पे ये तय हो रहा है कि वो आपसे बात भी करेगा कि नहीं करेगा। तो हो सकता है आप में स्किल सेट है, लेकिन वो जो फर्स्ट इंप्रेशन है रिज्यूम के कारण वो अच्छा नहीं है, तो आपके चांसेस वहीं ज़ीरो हो गए। तो बिल्कुल इस पे ज़रूर हम पॉडकास्ट करेंगे। अब मान लीजिए, बिल्कुल। चलिए रिज्यूम भी हमने ठीक ठाक बना लिया था और सामने वाले ने हमें सेलेक्ट भी कर लिया वहाँ पे। अब अगली स्टेज क्या है, कितने राउंड्स होते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं? बिल्कुल। तो फेसबुक में आपका जब ये हो जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन योर लेवल आपका, और रिक्रूटर को आपको ये कितना कॉन्फिडेंस है, तो उस चीज को देख के रिक्रूटर हो सकता है कि आपका एक स्क्रीनिंग राउंड करवाए। एक स्क्रीनिंग राउंड हो सकता है जहां पे स्क्रीनिंग राउंड में एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और आपको वो सॉल्व करके दिखाना है विद इन टाइम लिमिट। वो हो जाता है आपका। उसके बाद रिक्रूटर क्या करता है, आपके लिए करियर पेज बनाता है फेसबुक पे ही। एक अलग प्लेटफॉर्म पे आपको एक्सेस दिया जाता है। वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे जब आपको एक्सेस मिलता है, वहां पे आपके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि फेसबुक का इंटरव्यू प्रोसेस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म फेसबुक ने बनाया हुआ है, उसका आपको एक्सेस मिल जाता है उसके बाद में। वहां पे रिक्रूटर एक्सपेक्ट करता है आपसे कि उसमें उस प्लेटफॉर्म पे, जब मैंने देखा था, जब मैंने दिया था उस समय अराउंड 60 से 70 डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के प्रॉब्लम थे। रिक्रूटर एक्सपेक्ट करता है कि आप ये सारे प्रॉब्लम्स तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आपका एक्चुअल इंटरव्यू शुरू होना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशन थी मेरे साथ रिक्रूटर की। तो मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करे, उसके बाद में आपका एक्चुअल इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होता है। तो एक मिनट, ये एक्चुअल, क्वेश्चंस जो आपको मिले, ये क्वेश्चंस जी, मतलब कितना टाइम मिला आपको इनको करने के लिए? आप टाइम ले सकते हो। आप रिक्रूटर से बोल सकते हो कि मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए। अम, आप पोलाइटली बोल सकते हो कि देखिए, फेसबुक मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं बहुत सीरियस हूँ फेसबुक के लिए, और मैं ये अपॉर्चुनिटी को गँवाना नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे एडिशनल टाइम दे सकें प्रिपरेशन के लिए। आप 1 महीना, आप ट्राई करो 2 महीना माँगने का, कि 2 महीने का मुझे टाइम दे दो प्रिपेयर करने के लिए। जनरली ये लोग मना नहीं करते हैं। अगर रिक्रूटर किसी ऐसे रोल के लिए हायर कर रहा है जहां पे उनको अर्जेंट हायरिंग करनी है, मतलब उनको चाहिए कैंडिडेट जो विद इन 1 मंथ 2 मंथ ज्वाइन कर ले कंपनी, हम्म। तो हो सकता है कि रिक्रूटर ना माने। बट जितना मैंने देखा है 90% केसेस में ये होता है कि रिक्रूटर एग्री कर जाता है कि आप ठीक है, आप एडिशनल टाइम ले लीजिए प्रिपेयर करने के लिए। तो उस पीरियड में आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें, और वो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मैंडेटरी नहीं है। ये एक रिकमेंडेशन है बाय द रिक्रूटर, कि हम्म। आपको इससे अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है और किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आगे के इंटरव्यू प्रोसेस में। तो ये प्रिपरेशन के लिए एक तरह से मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, एक लेवल वो सेट कर चुके हैं कि हम लोग जो इंटरव्यू लेंगे उसमें जिस तरह के सवाल आएंगे, आप इस लेवल को बिल्कुल एटलीस्ट पहले मीटअप कर लीजिए, उसके बाद फिर इंटरव्यू दीजिए। तो वो एक तरह से प्रिपरेशन के लिए है। बिल्कुल प्रिपरेशन के लिए। तो ये ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है कंपनीज की, कि हाँ, कंपनीज आपको हेल्प कर रही सिर्फ है। हेल्प कर रही है, बेसिकली आपको बता रही है। तो आप अगर सीरियस हो तो इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए इन सब चीज के लिए। अगर आप, मोस्टली होता ही है कि फेसबुक गूगल का नाम सुन के लोग खुद ही डीमोटिवेट कर लेते हैं अपने आप को, कि यार हमारा तो होगा ही नहीं इन कंपनीज में।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। उसके बाद जब आप प्रिपेयर कर लेते हो, उसके बाद में आपसे डेट माँगी जाती है कि आप बताइए किन-किन डेट्स पे आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। कुछ केस में डेट्स माँगी जाती है, कुछ केस में डेट्स प्रोवाइड करी जाती है कि ये लिस्ट ऑफ डेट्स हैं, इन-इन डेट्स पे आप सिलेक्ट कर लीजिए कि मैं पहला इंटरव्यू इस दिन इतने बजे देना चाहता हूँ, दूसरा इंटरव्यू ऐसे लिस्ट प्रोवाइड करी जाती है, उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए 4 स्लॉट। हम्म। अब ये 4 राउंड्स होते हैं फेसबुक के। अ, अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग तरह के होते हैं। हो सकता है कि ये चारों राउंड्स डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पे बेस्ड हो सकते हैं या फिर इनमें से 3 राउंड डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम का और 1 सिस्टम डिजाइन का राउंड हो सकता है या फिर 2 डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के और 2 सिस्टम डिजाइन के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लेवल। अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो या एज अ सॉफ्टवेयर ई4 लेवल तक जा रहे हो, यानी आपका 3 साल 4 साल तक का भी एक्सपीरियंस है, तो आप बोल सकते हो कि मैं सारे राउंड डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के ही देना चाहता हूँ। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो वहां पे उन लेवल के लिए। उसके ऊपर के लेवल के लिए सिस्टम डिजाइन कंपलसरी होता है। करिकुलम में सिस्टम डिज़ाइन के बारे में कभी पढ़ाया नहीं जाता है। यूजुअली कॉलेज के सिलेबस में हम लोग सिस्टम डिज़ाइन को ऐसे एज अ सब्जेक्ट नहीं देख रहे होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर को बिल्कुल। ज़रूर हम लोगों ने देखा होता है, हालांकि बहुत एलिमेंट्री लेवल पे देखा होता है। तो सिस्टम बिल्कुल। डिज़ाइन बेसिकली अगर हम शॉर्ट में समझें कि सिस्टम डिज़ाइन क्या है, क्योंकि बिल्कुल। आप भी समझ रहे हैं कि आप भी जब कॉलेज टाइम में थे तब शायद सिस्टम डिज़ाइन की उतनी समझ तब डेवलप हुई नहीं थी। तो ये सिस्टम डिज़ाइन है क्या एक्चुअल में? हाँ, तो कॉलेज में क्या, कॉलेज के निकलने के बाद जॉब करने के 3-4 साल तक भी सिस्टम डिजाइन की कोई समझ नहीं थी। सही बात तो ये है, क्योंकि हम्म। किसी ने पूछा ही नहीं था। 3-4 साल 5 साल का जब एक्सपीरियंस हो गया तब तक भी कोई कंपनी पूछती नहीं थी। उसके बाद कंपनीज ने पूछना शुरू किया। तो सिस्टम डिजाइन होता क्या है, उसको समझते हैं पहले। सिस्टम डिजाइन कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आज मार्केट में, कोई भी फेमस प्रोडक्ट उठा लीजिए आप, जैसे ट्विटर उठा लिया या इंस्टाग्राम उठा लिया या फिर आपका जीमेल उठा लिया। ये प्रोडक्ट अगर आपको दिया जाए कि ये प्रोडक्ट आप स्क्रैच से बनाओ, तो आप कैसे, क्या आप सर्विसेज रखेंगे, कौन सा डेटाबेस आप चूज करेंगे, कोई एपीआई, मतलब उसमें एपीआई की डिजाइन्स कैसे होंगी, आप किस तरीके से अपना कोड ऑर्गेनाइज करेंगे वहां पे, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होगा, कौन कौन सी एडिशनल सर्विसेज आप सर्विसेज यूज करेंगे इसको बनाने के लिए। इसकी जो डिजाइनिंग है कि इस प्रोडक्ट को हम डिजाइन कैसे करेंगे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो जो पार्ट है उसको सिस्टम डिजाइन बोला जाता है कि ये एक सिस्टम है और उसको डिजाइन कैसे करोगे आप। तो वहां पे आपको कुछ डायग्राम के फॉर्म में समझाना पड़ता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स ऑफ डायग्राम बना के कि यहाँ से अगर यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये होगा, फिर यहाँ पे ये सर्विस कॉल होगी, फिर ये सर्विस एक सर्च सर्विस को कॉल करेगी, वहां से डेटा आएगा, डेटा को हम रीफॉर्मेट करेंगे। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि होगा क्या बिहाइंड द सीन। हम्म। ये जो होता है ये सिस्टम डिजाइन का पार्ट होता है और ये जनरली सीनियर इंजीनियर से ही एक्सपेक्ट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से कुछ साल पहले तक तो इसके बारे में अवेयरनेस थी ही नहीं स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में। और जब बिल्कुल। से ये यूट्यूब का चलन आया है और यूट्यूब में कुछ यूट्यूबर्स ने सिस्टम डिज़ाइन के बारे में बात करना शुरू करी है, तब से सिस्टम डिज़ाइन बिल्कुल। का कुछ एक सिलेबस, एक फॉर्मेट तय हुआ है कि भाई ये इसमें कंटेंट हमें कवर करना होता है। और अब फ्रेशर्स भी बिल्कुल। इसको प्रिपेयर कर रहे। अदरवाइज जब तक आप एक रोल पे होगे नहीं कंपनी में, आपको इसका एक्सपीरियंस एक्सपोजर मिलेगा ही नहीं। आप कैसे बता सकते हो कि लोड बैलेंसिंग क्या होती है, और मतलब ये कई सारी ऐसी टेक्निकल टर्म है, जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं करी आप नहीं बता सकते। तो डेफिनेटली आपने जैसे कहा बिल्कुल। कि अगर आप बिल्कुल बेसिक रोल के लिए जा रहे हो, फ्रेशर हो, तो आप बोल सकते हो कि मुझे सारे के सारे इंटरव्यूज़ डीएसए पर देने हैं। और जैसे जैसे आपका रोल ऊपर की तरफ जाता है वैसे आप सिस्टम डिज़ाइन आपको इंक्लूड करना होता है, क्योंकि आपको इतना एक्सपोजर हो बिल्कुल। चुका होना चाहिए इतने समय में। तो टोटल बिल्कुल। कितने इंटरव्यूज़ हो रहे हैं? 4 इंटरव्यूज़ होते हैं, 4 इंटरव्यूज़ टोटल हो रहे हैं 4 टोटल। और 4 इंटरव्यूज़ बिल्कुल। मतलब एक इंटरव्यू हुआ, उसमें भी रिजेक्शन हो सकता है, अगले इंटरव्यू में भी रिजेक्शन हो सकता है, किसी भी स्टेज पे रिजेक्शन हो सकता है। किसी भी स्टेज पे रिजेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है किसी भी स्टेज पे। ओके। अगर आप बहुत परफ़ॉर्म करो तो पहले स्टेज में भी रिजेक्शन, पहले राउंड में भी रिजेक्शन हो सकता है आपका। और ये सारे के सारे इंटरव्यूज़ जो है वो वीडियो कॉल के थ्रू हो रहे हैं? ये सारे आजकल अब सब इंटरव्यूज़ वर्चुअल हो रहे हैं। पहले के टाइम पे, कोविड से पहले ये हुआ करता था कि आप मान लो फेसबुक लंदन में आपने अप्लाई किया या फेसबुक एम्स्टर्डम में अप्लाई किया,
तो होता ये था कि आपको पहले स्क्रीनिंग राउंड दिया, आप स्क्रीनिंग राउंड क्लियर करने के बाद में आपको बोलते थे कि अब आपको ऑन साइट इंटरव्यू देना है। तो जो ठीक है। एक्चुअल इंटरव्यूज थे उनको ऑन साइट इंटरव्यू बोला जाता था। उसके बाद होता ये था कि फेसबुक आपको आपका वीजा लगवाता था। हम्म। वीजा लगवाने का भी बड़ा लंबा प्रोसेस है, मतलब कंपनी को पे भी करना पड़ता था। उसके बाद में आपको बिजनेस क्लास की फ्लाइट टिकट्स भेजता था, हम्म। और आप यहाँ से इंडिया से फ्लाई करके आप लंदन जाते, एक 5 स्टार होटल में रुकते 1 हफ्ते के लिए, और उस हम्म। 1 हफ्ते के पीरियड में आपको वो ऑफिस बुलाते और ऑफिस में आपका इंटरव्यू लेते। फिर जो भी अरे वाह। रिजल्ट होता, सिलेक्टेड फेल होते, और उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट होता और आप इंडिया वापस आते। तो पहले ये बहुत होता था और काफी सारी कंपनीज में होता था। इसके ऊपर भी हम इंटरेस्टिंग बात कर कर सकते हैं कि ये काफी जो जो लोग बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, कई बार इंटरव्यूज उनको पता होता है कि इंटरव्यूज कैसे निकाला जाता है। मेरे को कुछ लोग याद है, वो जस्ट फन के लिए ये चीजें करते थे, क्योंकि ऐसी काफी सारी कंपनियां हैं जो आपको बुलाती हैं इंटरव्यू देने के लिए ऑन साइट, अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर लो तो उनको जाना नहीं होता था उन कंपनी से, बट जस्ट फन के लिए कि चलो फ्री में घूम के आते हैं हम्म। कंपनी के पैसों पे। हाँ। जैसे रिसेंट में मुझे भी अभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी। अगोड़ा करके एक कंपनी है, हम्म। उनका थाईलैंड में ऑफिस है अगोड़ा का। आपको शायद पता होगा अगोड़ा, आप होटल ट्रैवलिंग। बुकिंग, हाँ। ट्रैवलिंग ट्रैवल के लिए, बुक। करेक्ट, हाँ। ट्रैवल बुकिंग के लिए। तो उनका यही था कि आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर लो, उसके बाद में आप थाईलैंड आ जाओ, हम फ्लाइट टिकट होटल वगैरह सब आपका करा देंगे, आप यहाँ पे आके और आपके जो बाकी इंटरव्यूज हैं आप यहाँ से दो, फेस टू फेस दो। तो ये हुआ करता था, ये सब अब पुरानी बातें हो गई, बच्चे बस सुन के अब अब सब वर्चुअल अब होता है। अब सब वर्चुअल हो गया, सब जगह वर्चुअल हो गया, सीधा आप कॉल पे इंटरव्यू देते हैं और वहीं से आपका डिसीजन मेकिंग होती तो है। किस किस लेवल के सवाल इसमें यूजुअली पूछे जाते हैं? मतलब कितनी देर का एक एक जैसे इंटरव्यू हो रहा है तो वो कितनी देर का हो रहा है, उसमें कितने सवाल आ रहे हैं, किस लेवल के सवाल आ रहे हैं, किस तरह के सवाल आ रहे हैं डीएसए पे? फेसबुक एक फिलॉसफी पे बिलीव करता है ज्यादातर, और वो उनके इंटरव्यू में भी झलकता है कि वो स्पीड पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो चाहते हैं हम ऐसे इंजीनियर्स को हायर करें जो कोड जल्दी कर सकें, प्रॉब्लम्स को फास्ट सॉल्व कर सकें, वैसे लोग उनको चाहिए होते हैं। फेसबुक का आप इंटरव्यू प्रोसेस देखिए तो आप मैं ये मान के चलता हूँ कि इफेक्टिवली आपको जो टाइम मिलता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो मेरे को लगता है 35 मिनट ही मिलता है, 35 to 40 मिनट। हम्म। क्योंकि एकदम टाइम बाउंडेड इंटरव्यू होता है, 45 मिनट का टाइम होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि 5 मिनट इंटरव्यूअर अपने बारे में बताता है, आप भी अपने बारे वो आपके बारे में भी पूछता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, और 5 एक मिनट और ऐसे इधर उधर वेस्ट हो ही जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि 35 मिनट हमारे पास इफेक्टिव टाइम है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, फेसबुक उन 35 मिनट में आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व करें, जो कि बहुत मुश्किल लगता है अगर डीएसए के प्रॉब्लम्स की हम बात करें, क्योंकि कई बार थोड़े से पजल के फॉर्म में प्रॉब्लम होते हैं। थोड़ा सा उसको डिकोड करने में ही हम टाइम ले लेते हैं कि प्रॉब्लम को समझ पढ़ा, उसको समझ के उसको एनालाइज करने में हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब आपका बैकग्राउंड देखिए कि आपको करना क्या क्या है 2 से 3 प्रॉब्लम के लिए। आपको प्रॉब्लम पढ़ना है, आपको प्रॉब्लम समझना है, आपको एक अप्रोच बतानी है इंटरव्यूअर को। इंटरव्यूअर बोलेगा कि ये अप्रोच मैं और बेटर अप्रोच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर आप फिर से ट्राई करते हो, फिर से आप एक और अप्रोच बताते हो, इंटरव्यू बोलता है कि हाँ ये अप्रोच मुझे ठीक लग रही है, आप इसको कोड कर सकते हो। फिर आप कोड लिखोगे, कोड लिखने के बाद में इंटरव्यू बोलेगा कि ड्राई इसके टेस्ट केस बताओ, टेस्ट केसेस लिखो, आप टेस्ट केसेस लिखोगे। उसके बाद में वो बोल सकते हैं कि आप ये बताओ कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आप इसको ड्राई रन करके बताओ। वो एक एग्जांपल दे सकता है, आपसे बोलेगा कि इसको ड्राई रन करके बताओ। ये सारे बहुत सारे, और फिर उसको हो सकता है कि एक दो फॉलो अप क्वेश्चंस हो। ये सारा पार्ट होता है एक क्वेश्चन के लिए। ऐसा आपको अगर 3 बार करना पड़े 35 मिनट में, और जनरली मैं मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इंटरव्यूज में टाइम सडनली घड़ी शायद फास्ट चलने लगती है, ऐसा कुछ मैंने एक्सपीरियंस करा हाँ, है। हाँ, हाँ। हाँ, टाइम वो पता ही वाइब भी, वो माहौल ही कुछ ऐसा रहता है कि वहाँ पे एक प्रेशर फील हम लोग करते हैं। हाँ, तो हाँ, मैं तो बिल्कुल देखता हूँ कि घड़ी ही तेज चल रही है, मतलब वो सेकंड का कांटा स्पीड में गोल 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 घूमने लगता है उस समय।
तो उस टाइम लिमिट में, उस प्रेशर के अंदर बहुत तरह के प्रेशर होते हैं हमारे पास ऊपर। उस करंट इंटरव्यू का प्रेशर होता है, हमें उस ब्रांड का प्रेशर होता है कि हम फेसबुक के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट। हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि अगर नहीं हुआ तो मैं कितना डीमोटिवेट हो जाऊंगा। इस तरह के हम बहुत सारे प्रेशर लेके फिर इंटरव्यू में बैठते हैं, तो वैसे ही टाइम फास्ट भागता है उसमें। प्लस ऊपर से टाइम का प्रेशर तो है कि 35 मिनट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि मेरा यही हुआ था। मेरा जो फर्स्ट राउंड था उसमें 3 क्वेश्चंस उसने एक्चुअली में सॉल्व करवाए थे, 3 क्वेश्चन। और वहां पे ये नहीं होता है कि आप बस सोल्यूशन बता दो, कोड मत लिखो। कोड आपको लिखना बेहद जरूरी है। आप कोड नहीं लिख पाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये सीधी सी इक्वेशन है वहां पे। तो ये प्रोसेस होता है। कई अब बार क्वेश्चन ऐसा का भी जो होता है लेवल। कि हम सवाल को पढ़ रहे हैं और उसको हमने कुछ लॉजिक हम लोगों ने बना लिया है, पर वो सही नहीं है। बट वो हाँ, फिर भी हम बोलते हैं कि चलो 80% बिल्कुल। सही है, शायद कुछ एज केसेस को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या कुछ 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 प्रॉब्लम है, बट मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में वो सही लग रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो हाँ, इसको पूरी तरीके से गलत मान लिया जाएगा या इसका भी कुछ मतलब आपको मार्क्स मिल जाएंगे? तो सबके साथ ऐसा होता है कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा, वो 80% सही है, आप लेकिन कुछ कुछ एज केसेस आप मिस कर रहे हो या कोई स्पेसिफिक कंडीशन आप मिस कर रहे हो। तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये एब्सोल्युटली फाइन है, ये अलाउड है, आप कर सकते हो ऐसा। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि जब आप ड्राई रन करो, आप एक एग्जांपल लो और उस कोड को वेरीफाई करो खुद से, एक कंपाइलर की तरह आप बिहेव करो। और आप जब वो कर रहे हो, अगर आप वो एरर कैच कर पाते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट आपको इंटरव्यूअर को बताना पड़ा कि ये प्रॉब्लम थी आपके कोड में, अगर उसको स्पेसिफाई करना पड़ा, तो आपके लिए दो तरीके से नेगेटिव है। पहली नेगेटिव बात ये है कि वो आपको एक्सप्लेन करेगा, एक एग्जांपल देके कि देखो ये वाला एग्जांपल को ट्राई रन करो, देखो इसमें तुम्हारा कोड नहीं चलेगा, ये एरर आएगी। वो ये सारे चीज बताने में आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके 5 से 10 मिनट जा सकते हैं। वो तो आप हो सकता है कि एक और क्वेश्चन पूछना था और वो क्वेश्चन का टाइम चला गया वो सब करने में। दूसरा, उस बंदे के मन में एक नेगेटिव चीज आ जाती है कि एक नेगेटिव पॉइंट वो लिख देता है कि ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड एरर्स इन हिज कोड बाय हिमसेल्फ। आई हम्म। हैव टू एक्सप्लिसिटली टेल हिम कि यहाँ पे प्रॉब्लम थी। हम्म। वो एक नेगेटिव हो जाता है ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो कोड का गलत लिखना कोई बुरी बात नहीं है, बट आप फिगर आउट, आपको बग्स ढूंढना आना चाहिए अपने कोड में। और ये काफ़ी टाइट इंटरव्यू मुझे फील हो रहा है, और ऐसे में स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि ये तो बहुत टफ प्रोसेस है। तो क्या क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई रहता है या एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं? मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में अप्रोच करना होता है। क्वेश्चंस के लेवल बहुत हाई नहीं होते। और लैंग्वेज क्वेश्चंस स्पेसिफिक तो है नहीं कुछ? लैंग्वेज स्पेसिफिक तो है नहीं। बिल्कुल, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी किसी भी, आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखो, जावा में लिखो, पाइथन में लिखो, सी में लिखो, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी। और ये जो चारों किसी इंटरव्यू होते हैं, इनके लेवल्स बराबर होते हैं या लेवल ग्रेजुअली बढ़ता जाता है? नहीं, ये सारे इंटरव्यूज सब बराबर लेवल के होते हैं, लेवल बढ़ता नहीं है। बट हम्म। हो सकता है कि किसी एक राउंड में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं करा हो, आपको अगर एकदम हायर करना है उनको, उनके पास है आपके आपके लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हो सकता है कि एक आध इंटर राउंड में वो थोड़ा लेवल बढ़ा दें, तो आपको वो कंपनसेट हो जाए कि पिछले राउंड में जो आपने अच्छा परफॉर्म नहीं करा था, उसको हम्म। कंपनसेट करने के लिए थोड़ा और हाई लेवल का, जस्ट टू बी श्योर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम्म। वो चीज कभी कभी होती है इंटरव्यूज में। तो ये चारों इंटरव्यू हमने दे दिए, चारों इंटरव्यू क्लियर हो गए, इसके बाद क्या? सीधे ज्वाइनिंग? नहीं, नहीं, इसके बाद रिक्रूटर जो है आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए आपको कॉल करता है, और उसके बाद में बोलता है कि हम आपको इनिशियल एक ऑफर देंगे। तो इनिशियल ऑफर का वो एक ड्राफ्ट भेजते हैं आपको कि ये हमें लगता है कि आपके लेवल पे और आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें लगता है कि ये आपको हम ऑफर करेंगे। आपको जो भी लगता है, आपको सही लगता है, गलत लगता है, आप नेगोशिएट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन कि अच्छा इस कंपोनेंट का मतलब क्या है, उस कंपोनेंट का मतलब क्या है, रीलोकेशन में मुझे क्या क्या मिल रहा है, आप सारे क्वेश्चंस करते हैं। एक दो बार बैक एंड फोर्थ होता है अगर आपको चेंजेस करवाना चाहते हैं अपने ऑफर लेटर में। फाइनली जब आप ऑफर को एक्सेप्ट कर देते हैं, उसके बाद में आपका रीलोकेशन का प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि इंडिया में तो है नहीं कंपनी, तो आपका रीलोकेशन प्रोसेस शुरू होगा।
रीलोकेशन में वही है कि वो का वीजा अप्लाई करेंगे, स्किल्ड वर्कर वीजा फेसबुक प्रोवाइड करती है, जो कि अच्छा वीजा होता है, और आप सिर्फ आपके लिए नहीं, आप आपके लिए प्लस आपके डिपेंडेंट्स के लिए, सबके लिए वीजा प्रोवाइड करती है। मतलब आप हैं, आपकी वाइफ है, आपके 2 बच्चे हैं, तो सबका वीजा फेसबुक स्पॉन्सर करती है। उसके बाद में सबके लिए आप एक बार लंदन पहले आप जाके घूम के आ सकते हैं, देखने के लिए कि मैं कहाँ रहने वाला हूँ, ये सारी चीजें चेकआउट करने के लिए। तो इस तरह के बड़े सारे बेनिफिट्स होते हैं उनके, कि आप 2-3 बार ट्रैवल कर लो, इंडिया टू लंदन, लंदन टू इंडिया, और फिर लंदन जाके आप घूम लो, फिर लो, शहर देख लो, कहाँ मार्केट है, कहाँ हम रहने वाले हैं, आप घर फाइनलाइज कर लो। ये सारी चीजें करने के बाद में वही आपकी जॉइनिंग डेट एक डिसाइड होती है, उस जॉइनिंग डेट पे आप से 1 हफ्ते पहले आपको पहुंचना होता है लंदन, आप फाइनली वहां पे रिलोकेट कर जाते हैं। तो इस तरह का सिंपल सा, ये आगे का प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है फेसबुक में। बहुत फन वाला भी होता है। शुरू के 1-2 महीने तो आप बहुत एंजॉय करते हो, क्योंकि आप नई कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो, नई नई आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। और जब आप फेसबुक ज्वाइन करते हो तो शुरू में उनका बूट कैंप का प्रोसेस होता है, तो शुरू के कुछ महीने बड़े ही लाइट होते हैं, तो आप आराम से सेटल डाउन हो सकते हैं नई कंट्री में। ऐसा नहीं होगा कि आप जाते ही सीधा काम पकड़ा दिया बहुत सारा और आप पे बहुत वर्कलोड है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। चीजें थोड़ी आराम से चलती हैं शुरू में। और इसी बिल्कुल। तरीके से हम लोग और भी जो फैंग कंपनीज हैं उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानकारी देने वाले हैं अपने आगे के वीडियोस में। और ये पॉडकास्ट का सिलसिला इसी तरीके से अभी चलाते रहेंगे हम लोग, क्योंकि जैसा हमने बात करी, हम लिंक्डइन पे कैसे आपको प्रोफाइल बनाना चाहिए, कैसे लोगों को अप्रोच करना चाहिए, रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैंग कंपनी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल। जानकारी ज़रूरी है। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम है बेसिकली, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कैसे अप्रोच करना होता है। जस्ट बिकॉज कि कॉलेजेस में कंपनीज नहीं आ रही हैं या कम आ रही हैं, तो इनके बारे में अवेयरनेस कंपैरेटिवली कम होती है, और आपको अपने आसपास बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो इन कंपनीज में रिक्रूट हुए हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ऑथेंटिक जानकारी के हिसाब से भी और इसकी प्रिपरेशन करने के हिसाब से भी। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, आप बेल आइकन को भी प्रेस करिए। आप कमेंट देकर भी अपने सुझाव हमें दे सकते हैं, कुछ सवाल हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू रोहित इस पॉडकास्ट में आने के लिए और बहुत कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड बाय।